जब कांशीराम ने भाजपा के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई तो उनके ही अपने लोगों ने उन्हें सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। अंबेडकरवादी नाराज थे, वामपंथी आलोचना कर रहे थे, बुद्धिजीवी उन्हें सिद्धांत विहीन कहने लगे। किसी ने कहा जो ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे उन्होंने अब ब्राह्मणवाद को गले लगा लिया, तो किसी ने तंज कसा बसपा अब दलितों की नहीं मनुवादियों की हो चुकी है। तो क्या वाकई कांशीराम ने विचारधारा से समझौता किया था? क्या कांशीराम ने सत्ता के लिए अपने सिद्धांत बेच दिए थे? क्या वो उसी मनुवाद के सामने झुक गए जिसके खिलाफ पूरी जिंदगी वो लड़ते रहे? क्या बसपा का हाथी दलितों का न रहकर मनुवादियों का गणेश बन गया था? कहा यह भी जाता है कि जब कांशीराम बीमार पड़े तो उनके परिवार ने बार बार उन्हें देखने की गुजारिश की, पर हर बार मायावती ने एक नई वजह बताकर उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया। कभी कहा गया वो किसी को देखेंगे तो भावनाएं जागेंगी, दूसरा अटैक आ सकता है। कभी वादा किया गया डॉक्टर इजाजत देंगे तो बुला लेंगे, पर फिर टीवी पर वही परिवार ये देख रहा था कि बड़े बड़े नेता अस्पताल में उनसे मिलने आ रहे हैं। ये मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था। आखिर क्यों? क्या कांशीराम की देखभाल एक राजनीतिक षड्यंत्र था? और क्या वाकई उनके परिवार को उनसे मिलने से रोका गया? जब वो जिंदा थे और जब वो चले गए तब उन्हें अंतिम विदाई भी नहीं मिली। इसकी साजिशकर्ता का आरोप लगा मायावती पर। क्या वाकई मायावती ने कांशीराम को नजरबंद किया था? क्यों कांशीराम के भाई को ही उन्हें देखने की इजाजत नहीं मिली? इन तमाम सवालों के जवाब से लेकर बसपा का गठन और पतन, सब कुछ स्टोरीज अनटोल्ड के इस एपिसोड में कहानी कांशीराम के अंतिम दिनों की। I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. Let us leave aside slogan. At the stroke of the midnight hour. नमस्कार, मैं हेमंत और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। महाराष्ट्र की गलियों में जब लोग कांशीराम को मान्यवर और साहेब कहकर पुकारने लगे तो कांशीराम को यह एहसास हुआ कि उनका आंदोलन अब केवल एक राज्य तक सीमित नहीं रह सकता। यह आग जो वे दिलों में जला चुके थे अब पूरे देश में फैलनी चाहिए थी। बामसेफ का दायरा महाराष्ट्र में सिमटा हुआ था, इसलिए बामसेफ का दफ्तर अब दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया। देश की राजधानी से उस क्रांति की नींव रखी जा रही थी जिसकी गूंज सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाली थी। दिल्ली में पहुंचते ही उन्होंने एक नई कोशिश शुरू की, DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। यह मंच ऐसा था जो जाति के नाम पर टूटी हुई जातियों को एक छत के नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कांशीराम ने महसूस किया कि लोगों की उम्मीदें अब और ऊंची थीं। वे सिर्फ एक संगठन नहीं चाहते थे, वे सत्ता में हिस्सेदारी चाहते थे। DS4 धीरे धीरे एक राजनीतिक आकांक्षा में बदल रही थी और कांशीराम समझ चुके थे कि अब वक्त आ गया है संघर्ष के हथियार बदलने का। इसलिए 14 अप्रैल 1984 को बाबा साहेब आंबेडकर की जयंती के दिन दिल्ली के बोट क्लब मैदान में उन्होंने एक घोषणा की, एक नई पार्टी के गठन की जो सिर्फ दलितों की नहीं बल्कि बहुजनों की आवाज बनेगी। नाम रखा गया बहुजन समाज पार्टी। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा राजनीतिक अध्याय जिसने भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल कर रख दी। चारों तरफ गुस्सा, हंगामा और सड़कों पर उबलता जनसमूह। ये वही दौर था जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने देश में सियासी तूफान खड़ा कर दिया था। ये रिपोर्ट जो दरअसल 1980 में पेश की गई थी, अपने भीतर एक ऐसी क्रांति की चिंगारी समेटे हुई थी जो सदियों से चले आ रहे सामाजिक भेदभाव की दीवारों को चुनौती देने जा रही थी। इस रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के लिए 27% आरक्षण होना चाहिए। एक और वे थे जो सदियों से हाशिए पर थे और पहली बार अपने अधिकारों के लिए एक अवसर देख रहे थे, और दूसरी ओर वे जिन्हें ये लगने लगा कि उनकी पारंपरिक सत्ता, रोजगार और संसाधनों पर पकड़ अब ढीली पड़ सकती है। कांशीराम इस पूरे उबाल को बहुत गौर से देख रहे थे। उन्हें पता था कि ये वक्त सिर्फ भाषण देने या नारे लगाने का नहीं है, बल्कि इस तूफान को दिशा देने का है। मंडल कमीशन एक दस्तावेज मात्र नहीं था, वो इतिहास को मोड़ देने वाला हथियार था। लेकिन ये हथियार लगभग एक दशक तक सियासी ताकत के गलियारों में जंग खाता रहा। फिर आया 1989। देश के राजनीतिक परिदृश्य पर VP सिंह का उदय होता है। अगस्त 1990 में उन्होंने ऐलान किया कि अब सरकारी नौकरियों में OBC को 27% आरक्षण मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के न्याय वर्ष में एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। दिल्ली से पटना, लखनऊ से जयपुर तक छात्रों का गुस्सा आसमान पर था। इन प्रदर्शनों की भाषा एक थी, काबिलियत के नाम पर आरक्षण बंद करो। लेकिन जिन जातियों को निम्न कहा जा रहा था उनके लिए यह अधिकार एक अवसर था। सदियों की गुलामी, सामाजिक अपमान और शिक्षा से वंचित रहने का बदला चुकाने का अवसर। इस बवाल के बीच दलितों पर भी दबाव आने लगा। सवाल उठने लगे, क्या वे इस आरक्षण के पक्ष में हैं? क्या वे पिछड़ों के साथ खड़े होंगे?
कांशीराम और उनके जैसे नेता जो दलितों की राजनीतिक चेतना को एक नई दिशा दे रहे थे, उन्हें तय करना था कि वे सिर्फ अपनी जाति के लिए लड़ेंगे या उस पूरे बहुजन समाज के लिए जिसे ब्राह्मणवादी सत्ता ने हजारों साल से दबा रखा था। ये सिर्फ आरक्षण की लड़ाई नहीं थी, ये इस देश की सामाजिक बुनियाद को फिर से परिभाषित करने का संघर्ष बन चुकी थी। उन्होंने इस अवसर को पहचाना और फैसला किया कि अब सिर्फ दलित नहीं बल्कि पिछड़े वर्गों को भी जोड़कर एक बहुजन शक्ति तैयार की जाएगी। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले एक तेज और तीखा नारा दिया, मंडल आयोग के प्रस्तावों को लागू करो या गद्दी छोड़ो। यह नारा सत्ता के गलियारों तक गूंजा और सामाजिक न्याय के समर्थकों के दिलों में आग लगा दी। 1 अगस्त 1984 से नई दिल्ली के बोट क्लब पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत हुई। ये बहुजन चेतना की पहली संगठित गर्जना थी। जेल भरो की लहर अभी थमी नहीं थी कि कांशीराम ने बहुजन आंदोलन को एक और जोरदार मोड़ देने की ठान ली। अब की बार उन्होंने एक और आंदोलन की घोषणा की, राजनीतिक दासता के खिलाफ अखिल भारतीय विद्रोह। इस आंदोलन का उद्देश्य ओबीसी समुदाय को यह एहसास दिलाना था कि आज़ादी के 37 साल बाद भी वे हाशिए पर क्यों हैं और अब यह राजनीतिक गुलामी और कब तक चलेगी। इसी दौरान 13 नवंबर 1984 को देश में आम चुनावों की घोषणा कर दी गई। बसपा को अस्तित्व में आए अभी केवल 7 महीने ही हुए थे, लेकिन कांशीराम ने इसे भी एक अवसर की तरह देखा और 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। परिणाम चौंकाने वाले थे। बसपा को कुल 10 लाख से ज्यादा वोट मिले। इनमें से लगभग 6 लाख उत्तर प्रदेश और करीब 2 लाख पंजाब से आए। ये उस समय के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इतना ही नहीं, 1984 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बसपा ने वहां भी अपने उम्मीदवार उतारे। केवल 3 महीनों के भीतर उत्तर प्रदेश में पार्टी के वोट बैंक में 3 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यही वह मोड़ था जब कांशीराम को एहसास हुआ कि देश भर में आंदोलन चलाने के बजाय अब उन्हें एक रणनीतिक फोकस की जरूरत है और वह फोकस था उत्तर प्रदेश। यहीं से वे सत्ता की सीढ़ी चढ़ सकते थे और यहीं से बहुजन क्रांति का वास्तविक नजारा दुनिया को दिखाया जा सकता था। उत्तर प्रदेश में बसपा की दस्तक के साथ ही कांशीराम ने भारतीय राजनीति की उस जमीन पर कदम रखा जो न केवल सामाजिक विविधता से भरी थी बल्कि ऐतिहासिक और वैचारिक टकरावों की गहराई से भी सराबोर थी। 1984 में जब उन्होंने बसपा को इस राज्य में सक्रिय किया, उस वक्त वहां 3 प्रमुख राजनीतिक ताकतें थीं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की मिट्टी में ब्राह्मणवादी वर्चस्व की जड़ें गहरी थीं, पर इसी धरती पर ब्राह्मणवाद विरोध चेतना भी पीढ़ियों से पनप रही थी। यह प्रदेश आर्यवर्त का केंद्र था, मगर साथ ही साथ यह बुद्ध की कर्म भूमि भी था। बुद्ध की शिक्षाएं यहाँ की दलित संस्कृति में अभी भी जीवित थीं। मध्यकाल में यह जमीन भक्ति आंदोलन की भी धुरी रही, जहाँ कबीर, रैदास, शिवनारायण, दरिया साहेब और जगजीवन दास जैसे संतों ने समाज में फैली ऊंच नीच के खिलाफ आवाज उठाई। इन्हीं विरोधाभासों के बीच कांशीराम को वह वैचारिक और वर्ता मिली जिस पर वे बहुजन आंदोलन की असली नींव रखने जा रहे थे। यह जमीन तैयार थी उस क्रांति के लिए जो सत्ता के शिखर तक बहुजन की आवाज को ले जाने वाली थी। कांशीराम का जन्म पंजाब में हुआ और वो वहीं पले बढ़े। पंजाब वो राज्य है जहां देश की सबसे ज्यादा दलित आबादी रहती थी, लेकिन कांशीराम को जितनी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली उतनी पंजाब में नहीं मिली। आज़ादी के कुछ साल बाद 1950 के दशक में चमार समुदाय ने एक जोरदार आंदोलन और शुरू किया, नाड़ा मवेशी आंदोलन। इसका मकसद था खुद को उन परंपरागत पेशों से आजाद करना जिन्हें समाज ने तिरस्कार की निगाहों से देखा, जैसे मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारना, नाड़ा बनाना, मवेशियों की देखभाल करना। यह आंदोलन धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश के कई गांवों में फैल गया। बाहर के शहरों जैसे कोलकाता और मुंबई से लौटे कुछ पढ़े लिखे दलितों ने गांव में आकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। ये लोग अंबेडकर के विचारों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने लोगों से कहा, अपने बच्चों को पढ़ाओ और उस काम को छोड़ो जो तुम्हारी बेइज्जती का कारण बनता है। 1954 में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लिए भी आंदोलन शुरू हुआ। जब 1956 में पार्टी बनी तो उसने अपने कार्यकर्ताओं और अखबारों के जरिए लोगों तक ये संदेश पहुंचाया, अब वक्त है बदलाव का, अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। इस तरह नाड़ा मवेशी आंदोलन ने चमारों के जीवन में एक नया आत्मसम्मान जगा दिया। कांशीराम भी ये कहकर दलितों को उत्तेजित करते थे, तुम्हें या हमें गरीबी में रहने से संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए, हमें महलों में रहने और जीवन की सारी सुख सुविधाएं पाने के प्रयास में लग जाना चाहिए। दलित समुदाय को झोंपड़ियों में नहीं पड़े रहना चाहिए, हमें शक्तिशाली बनने और इंसान की तरह जीने की कोशिश करनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि आप कठपुतली बने और प्रभुत्वशाली समुदायों का उनकी पूंछ की तरह अनुसरण करते रहें। हमारे दलित समाज को दरिद्रों की तरह जीने की आदत पड़ चुकी है। हम जो कुछ पाते हैं उससे खुश हो जाते हैं। हमें अपनी यह आदत छोड़ देनी चाहिए और अपने उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के प्रति सचेत हो जाना चाहिए। जिस जमीन पर नाड़ा मवेशी आंदोलन जैसे आंदोलन उग आए थे, वहां एक और बदलाव की फसल तैयार हो रही थी,
सोशलिस्ट आंदोलन। उत्तर प्रदेश में यह आंदोलन धीरे धीरे दलितों और पिछड़ों की जिंदगी में नई सोच भर रहा था। राम मनोहर लोहिया, जो समाजवादी विचारधारा के बड़े नेता थे, उन्होंने एक सीधा और सशक्त नारा दिया, विधानसभा में 60% सीटें दलितों और पिछड़ों को मिलनी चाहिए। यह बात कांशीराम के लिए जैसे एक राजनीतिक औजार बन गई। उन्होंने उसी सोच को अपने अंदाज में कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांशीराम और लोहिया दोनों ने यह बात समझी कि लोकतंत्र में संख्या ही सबसे बड़ा हथियार है। इसी दौर में एक और नाम उभरा, अर्जक संघ। यह संगठन 1968 में राम स्वरूप वर्मा ने बनाया था। अर्जक संघ का सपना था एक ऐसा समाज जहां किसी जाति को नीचा न समझा जाए। उसका मकसद था ब्राह्मणवाद को खत्म करना और सबको बराबरी दिलाना। जहां जहां चमारों पर अत्याचार हुआ, वहां वहां अर्जक संघ की मौजूदगी दिखाई दी। खुद राम स्वरूप वर्मा बिहार और कटक तक पहुंच गए ताकि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद कर सकें। उनके लेख जैसे अछूतों की समस्याएं और समाधान और निरादर कैसे मिटे सीधे दिल को छूते थे। यह सब सिर्फ किताबें नहीं थी, बल्कि बदलाव की चिंगारियां थीं। हालांकि लोहिया की तरह अर्जक संघ भी दलितों और पिछड़ों को एक मंच पर लाने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन इसने कांशीराम की राह जरूर आसान कर दी। बहुजन समाज पार्टी की बुनियाद जब रखी गई तो कांशीराम सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं बना रहे थे, वे एक विचारधारा को, एक आंदोलन को और एक मिशन को जन्म दे रहे थे। उन्होंने पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी यानी बहुसंख्यकों की पार्टी रखा। इस नाम के पीछे उनका साफ इरादा था, यह पार्टी उस 85% आबादी की आवाज बनेगी जो सदियों से दबाई गई थी, यानी दलित, पिछड़े और अन्य वंचित समुदाय। वहीं बाकी 15% जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और बनिया आते थे, कांशीराम के शब्दों में अल्पजन थे, जिनका शासन अब तक चलता आया था। कांशीराम अपने कार्यकर्ताओं से कहते, हमारा मिशन ही हमारा संदेश है। उन्होंने साफ कहा, अगर मुक्ति चाहिए तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ विद्रोह करो, खुद को साबित करो, अगर जरूरत पड़े तो शहादत दो, लेकिन डर कर मत जियो। भाग्य और भगवान के नाम पर तुम्हें जो डराया गया है उससे बाहर निकलो और एक ऐसा समाज बनाओ जहां आजादी, बराबरी और भाईचारा हो। कांशीराम ने जब चुनाव चिन्ह के लिए हाथी को चुना तो यह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा और संघर्ष की पहचान थी। हाथी निचले समुदायों के लिए एक सांस्कृतिक प्रतीक रहा है। कांशीराम का कहना था कि जैसे हाथी के सिर पर ऊंची जातियों के मनुवादी महावत सवार होते हैं, वैसे ही इस विशाल समाज के ऊपर भी ऊंची जातियों का नियंत्रण था। यह हाथी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ भी था, जिसे कई दलितों ने अपनाया हुआ था। बौद्ध धर्म में हाथी का महत्व विशेष था, खासकर जातक कथाओं और अन्य बौद्ध ग्रंथों में भी। हाथी का एक महत्व और था जो डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ा हुआ था। अंबेडकर ने अपने आंदोलन के प्रतीक के रूप में हाथी को ही चुना था और कांशीराम ने जब बसपा की स्थापना की तो उन्होंने इस राजनीतिक विरासत को स्वीकार कर लिया। इसने न केवल अंबेडकरवादी विचारधारा को बल दिया, बल्कि आरपीआई के समर्थकों और अंबेडकरवादियों को भी बसपा से जोड़ने में मदद की। बसपा की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बने इन प्रतीकों और प्रतिमाओं ने दलितों के लिए सम्मान और स्वाभिमान की नई धारा शुरू कर दी। 1985 से 2005 के बीच पहले चरण में पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व की हस्तियों की प्रतिमाएं स्थापित कर दी गईं। झलकारी बाई, उदा देवी, महाराजा बिजली पासी जैसी हस्तियों की प्रतिमाएं स्थापित हो गईं। जब बसपा 1980 में उत्तर प्रदेश में चुनावी मैदान में उतरी, कांशीराम ने देखा कि राज्य में डॉक्टर अंबेडकर की बहुत कम प्रतिमाएं थीं। ये प्रतिमाएं मुख्य रूप से सरकार और सामाजिक संगठनों द्वारा स्थापित की गई थी, लेकिन जनता में उनका प्रभाव सीमित था। कांशीराम ने इसके बाद कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया कि वे प्रदेश भर में डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाएं स्थापित करें। धीरे धीरे अंबेडकर की प्रतिमाएं उन इलाकों में भी पहुंचने लगीं जहां लोग उनका नाम तक नहीं जानते थे। कांशीराम ने दिल्ली में दलितों की बड़ी जनसंख्या वाले रैगरपुरा को बसपा का मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया। ऑफिस एक साधारण कमरे में था और यहीं से पार्टी की शुरुआत हुई। इस दौरान कांशीराम के साथ जुड़े महत्वपूर्ण लोग जैसे राजाराम फौजी, ओम प्रकाश गौतम, सलीम सिद्दीकी और कई अन्य साथी। लेकिन जब मायावती ने पार्टी की बागडोर संभाली तो ये लोग धीरे धीरे हाशिए पर चले गए और आज इनमें से कोई भी पार्टी के अहम पद पर नहीं दिखता। शुरुआत में बसपा के कार्यकर्ता बामसेफ और पार्टी दोनों से जुड़े हुए थे, लेकिन बामसेफ के सदस्य के लिए पार्टी को वोट देना अनिवार्य नहीं था। फिर भी चुनावों के समय बामसेफ के लोग अक्सर बसपा को ही वोट देते थे और पार्टी ऑफिस का संचालन करते थे।
बसपा के विकास में बामसेफ का बड़ा योगदान था। बामसेफ के सदस्य पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करते थे और चुनावी रणनीति बनाते थे। वे चुनाव के लिए फंड भी जुटाते थे और आय व्यय का हिसाब रखते थे। लेकिन बामसेफ के सदस्य जमीनी हकीकत से दूर थे, जिससे बसपा के कार्यकर्ताओं में असंतोष था। वे महसूस करते थे कि बामसेफ पार्टी की सही स्थिति को समझ नहीं पाता था। आखिरकार कांशीराम ने सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने पार्टी की रणनीतियां खुद बनाई और पार्टी को उसकी जरूरतों के हिसाब से आगे बढ़ाया। कांशीराम ने पार्टी की संगठनात्मक जरूरतों के तहत देश को 100 मंडलों में बांट दिया और 3500 कार्यालयों का निर्माण किया। पार्टी का मुख्यालय दिल्ली में था और कांशीराम इसके निर्विरोध मुखिया बने रहे। शुरुआत में कोई उपाध्यक्ष या सचिव नहीं थे, हर कोई पार्टी का कार्यकर्ता था। कांशीराम खुद को भी कार्यकर्ता मानते थे और सभी प्रमुख संयोजक कांशीराम द्वारा निजी तौर पर चुने जाते थे। शुरुआत में राज्य स्तरीय कार्यालय नहीं थे, लेकिन बाद में उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में पार्टी कार्यालय खोल दिए गए। 2004 तक कोई आंतरिक चुनाव या चुनावी घोषणा पत्र नहीं था। रैलियों में कांशीराम द्वारा की गई घोषणाओं को अधिक महत्व दिया जाता था। स्थानीय और राज्य स्तर के संयोजकों को अध्यक्ष के रूप में माना जाता था और कांशीराम को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। इन संयोजकों को कांशीराम द्वारा चुना जाता था और वे सीधे कांशीराम के प्रति जिम्मेदार होते थे। बसपा की शुरुआत में कई सरकारी कर्मचारी सदस्य थे जो दलित और पिछड़ी जाति के थे। समय के साथ जैसे पार्टी की ताकत बढ़ी, बामसेफ का महत्व कम हुआ और अंततः वह पूरी तरह से भंग हो गया। बसपा के अंदर मायावती के निर्देश सबसे ज्यादा मायने रखते थे, क्योंकि कांशीराम के बाद उनका आदेश सबसे प्रभावशाली था। बसपा के कार्यकर्ता दो तरह के होते थे, काडर और वर्कर। काडर वो लोग होते थे जो शिक्षित होते थे और नौकरी करते थे, जबकि वर्कर वे लोग जो पार्टी के लिए कुछ घंटे काम करते थे। इन वर्कर्स में मुख्यतः बेरोजगार नौजवान, छोटे व्यवसाय करने वाले लोग और शहरी झुग्गियों में रहने वाले हुआ करते थे। कांशीराम ने बसपा की नींव रखी और पार्टी के काडर को मजबूत किया। काडर के लोग बसपा के थिंक टैंक की तरह काम करते थे और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते थे। बसपा के सदस्य बनते समय एक महत्वपूर्ण निर्देश था कि ऊंची जातियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपनी गोपनीय जानकारी उनके साथ साझा नहीं करनी चाहिए। कांशीराम ने कहा था, ऊंची जाति के लोग हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नेतृत्व हमेशा दलितों के हाथ में रहेगा। उनका मानना था कि ऊंची जातियां बदलाव के बजाय व्यवस्था को स्थिर बनाए रखने की कोशिश करती हैं। शुरुआत में ऊंची जातियों के लोग बसपा में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जब मायावती सत्ता में आई तो उनके सोशल इंजीनियरिंग और सर्वजन के नारे ने ब्राह्मणों और वैश्य समुदायों के लोगों को भी पार्टी में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। कांशीराम ने अपने विचारों के प्रचार के लिए पार्टी साहित्य को एक अहम हिस्सा माना था। उन्होंने ऑप्रेस्ड इंडियन नाम से एक अंग्रेजी अखबार की शुरुआत की और बाद में बहुजन संगठक नाम से एक साप्ताहिक अखबार भी निकाला, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। पार्टी के प्रकाशन का मुख्यालय दिल्ली में था और अन्य भाषाओं में सामग्री प्रकाशित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्यों को दी जाती थी। बसपा के पास एक खुफिया सेवा भी थी, जो विभिन्न स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करती थी और उसे कांशीराम तक पहुंचाती थी। इस खुफिया सेवा के सदस्य अधिकांशतः बामसेफ से आते थे। कांशीराम का दावा था कि पार्टी को 24 घंटे के अंदर सूचना मिल जाती थी कि अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं और सरकार की योजनाएं क्या हैं। इसके अलावा पार्टी ने अपनी रैलियों के लिए पुलिस पर निर्भर रहने की बजाय खुद का सुरक्षा दस्ता भी तैयार किया हुआ था। अगर पुलिस रैली स्थल पर आती तो बसपा के सुरक्षा गार्ड उन्हें विनम्रता पूर्वक बाहर जाने के लिए कहते थे, यह आश्वासन देते हुए कि वहां कोई अराजकता नहीं फैलेगी। बसपा के जनाधार को मजबूत करने के लिए कांशीराम ने कई सामाजिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। वो कहते थे कि मंडल कमीशन के अनुसार 1500 जातियां अनुसूचित जातियों के अंतर्गत आती हैं, 100 अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत और 3743 अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आती हैं। कुल मिलाकर इन जातियों की संख्या 5000 है। हम इन जातियों के बीच भाईचारे को जन्म देकर एक बहुजन समाज का निर्माण करना शुरू करना चाहते हैं। पिछले 5 वर्षों में हम केवल 600 जातियों को एकजुट करने में सफल हुए हैं, जो कि कुल जातियों का केवल 10% मात्र है। हम देख रहे हैं कि केवल 600 जातियों को साथ जोड़कर हम देश की चौथी सबसे बड़ी पार्टी हो गए हैं। अगर हम 400 और जातियों को अपने साथ जोड़ सके तो कुल संख्या 1000 हो जाएगी और बहुजन समाज देश में पहला स्थान प्राप्त कर लेगा। चुनाव के मैदान में कदम रखते ही बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि शुरुआत में मुश्किलें काफ़ी थीं। 1984 के लोकसभा चुनाव में मायावती और कांशीराम दोनों ने मैदान में कदम रखा, लेकिन कोई जीत हासिल नहीं कर सका। कांशीराम के राजनीतिक सफर में असली तूफान तब आया
जब उन्होंने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए बीजेपी का सहारा लिया। एक ओर सत्ता का शिखर था और दूसरी ओर आदर्शों की दीवारें। कांशीराम ने शिखर चुना, लेकिन इस फैसले ने उनके खिलाफ चारों ओर से आलोचना की आग भड़का दी। दलित आंदोलन के भीतर ही बगावत उठ खड़ी हुई। के नाथ ने तीखे शब्दों में कहा, जो लोग मनुवाद के खिलाफ थे अब उसी की गोद में बैठ गए हैं। महिपाल सिंह ने तो यहां तक कह दिया, बसपा का हाथी अब दलितों का प्रतीक नहीं, मनुवादियों का गणेश बन गया है। पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और वामपंथियों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वे मानते थे कि यह सत्ता के लिए आत्मसमर्पण था, न कि रणनीति। लेकिन कांशीराम का जवाब उतना ही बेबाक था। अगर मैंने भाजपा को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया तो उसमें क्या गलत किया? उनकी नजर सत्ता से बदलाव की तरफ थी। पहले राज करो, फिर समाज बदलो, यही उनका मंत्र था। ये फैसला न केवल उनके आलोचकों को चौंका गया, बल्कि यह भी साफ कर गया कि कांशीराम सिर्फ विचारधारा के नहीं बल्कि सत्ता के शतरंज के भी खिलाड़ी थे और उन्होंने चाल चल दी थी। वो ये भी कहते थे कि यदि ब्राह्मण अवसरवादी रास्ते से आगे बढ़ते हैं, जब इसमें कुछ भी गलत नहीं है, तो ऐसा ही दलित भी कर सकते हैं। 1960 के दशक में पुणे में नौकरी छोड़ने के बाद उसके बाद कभी मुड़कर नहीं देखने वाले कांशीराम इतने लंबे समय बीत जाने के बाद अपने परिवार से कभी नहीं मिले। परिवार वालों को ये भी नहीं पता था कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। एक दिन चंडीगढ़ में एक युवक उनके पास आया, पैर छुए। कांशीराम ने पूछा, कौन हो? युवक बोला, मैं आपका छोटा भाई दलबारा सिंह हूँ। दलबारा सिंह को उन्होंने कभी नहीं देखा था। जब इस 24 साल के नौजवान ने अपना परिचय दिया तो कांशीराम की आंखों से आंसू बहने लगे। कांशीराम के परिवार के अन्य सदस्य भी उनसे पुनर्मिलन की ऐसी ही अनोखी कहानियां बताते हैं, जब वह अपने परिजनों को पहचान नहीं पाए। कई सालों बाद एक साझे मित्र के आवास पर उनसे मिलने वाली उनकी बहन सबरन कौर ने भी ऐसा ही अनुभव साझा किया। 18 साल बाद जब नागपुर में कर्मचारी सम्मेलन चल रहा था, 1995 की गर्मियां थी, यूपी में सपा बसपा की सरकार डगमगा रही थी। अंदर खाने भाजपा से गठबंधन की खिचड़ी पक रही थी, लेकिन इस वक्त कांशीराम का शरीर जवाब दे रहा था। बीजेपी ने समर्थन का वादा किया, लेकिन कांशीराम इतने कमजोर हो चुके थे कि मुख्यमंत्री बन पाना अब उनके बस में नहीं था। और तभी उन्हें एक खबर ने झकझोर दिया, मुलायम सिंह बसपा को तोड़ने जा रहे हैं। कांशीराम ने बिना देर किए मायावती को बुलाया और कहा, जाओ राज्यपाल से मिलो, सरकार बनाने का दावा करो। 3 जून 1995 मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बना दी गई, बसपा की पहली सीएम। और यहीं से शुरू हुआ एक नया अध्याय। कांशीराम धीरे धीरे मंच से पीछे हटने लगे। बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया था, लेकिन बसपा को वो अधूरा नहीं छोड़ सकते थे। 2001 लखनऊ की विशाल रैली, हजारों की भीड़। कांशीराम मंच पर आए, थके हुए लेकिन स्पष्ट इरादों के साथ, और सबके सामने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कहा, अब ये मेरी वारिस है, अब इन्हीं के हाथों में पार्टी की बागडोर है। उस दिन सिर्फ एक राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई थी, एक युग समाप्त हुआ था और एक नए युग की शुरुआत हो रही थी। कांशीराम ने जब मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया तो दलित समुदाय ने इस फैसले को सिर आंखों पर बिठाया। एक बड़े नेता ने समय रहते जिम्मेदारी सौंपी थी और उस निर्णय ने आने वाले तूफान के लिए रास्ता साफ कर दिया था। फिर तारीख आती है 14 सितंबर 2003, जगह थी हैदराबाद। एक मंच, एक नेता और फिर अचानक एक गंभीर मस्तिष्क पक्षाघात। कांशीराम को तुरंत अपोलो अस्पताल ले जाया गया और अगले ही दिन एयर एम्बुलेंस से दिल्ली के बत्रा अस्पताल शिफ्ट किया गया। 29 अप्रैल 2004 को अस्पताल से छुट्टी मिली, लेकिन अगली ही सुबह उन्हें फिर भर्ती होना पड़ा। आखिरकार 1 जुलाई 2004 को उन्हें अस्पताल से छोड़ा गया, लेकिन हालत जस की तस बनी रही। उसी साल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना एक मेडिकल बोर्ड, जिसमें शामिल थे डॉक्टर ओंकार मित्तल। उन्होंने प्रेस में जो जानकारी दी वो दिल दहला देने वाली थी। कांशीराम का शरीर आधा लकवाग्रस्त हो चुका था, बोलने की ताकत खो चुके थे, समझने की शक्ति भी लगभग खत्म हो चुकी थी, समय और स्थान की पहचान भी मिट चुकी थी। डॉक्टर S.K. चौधरी ने 16 जून 2004 की रिपोर्ट में साफ लिखा, वो सामान्य बातचीत में असमर्थ हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं और किस समय में हैं। 1 मई की MRI रिपोर्ट में उनकी हालत और भी ज्यादा खराब बताई गई। 1 जुलाई की डिस्चार्ज रिपोर्ट में डॉक्टरों ने जो लिखा वो एक चेतावनी थी, अब मरीज की हालत सालों तक इसी तरह बनी रह सकती है। सलाह दी गई कि उन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का मानसिक या शारीरिक तनाव उनके हृदय और मस्तिष्क के लिए जानलेवा हो सकता है। सितंबर 2003 में कांशीराम जब बीमार पड़े तो उनके करीब सभी दरवाजे बंद हो गए थे, सिवाय मायावती के। तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। 1 जुलाई 2004 को जब कांशीराम अस्पताल से बाहर निकले तो उन्हें सीधा दिल्ली के हुमायूं रोड स्थित मायावती के घर ले जाया गया और फिर वहीं अक्टूबर 2006 में उनका निधन हो गया।
लेकिन इस देखभाल की कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कांशीराम के परिवार, खासकर उनके भाई दलबारा सिंह ने इसका तीखा विरोध किया। उनका कहना था, भाई है तो अधिकार भी है। वो चाहते थे कि कांशीराम को उनके पैतृक गांव पंजाब ले जाया जाए। शुरुआत में दलबारा सिंह ने शांति से कोशिश की, मायावती से अनुरोध किया कि कांशीराम को परिजनों से मिलने दिया जाए, लेकिन जवाब मिला नहीं। यह कहकर उन्हें टाल दिया गया कि मरीज की हालत नाजुक है, कोई तनाव नहीं देना चाहते। लेकिन फिर जो हुआ वो एक कानूनी लड़ाई में बदल गया। दलबारा सिंह ने जबरन कांशीराम को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन हर बार फैसले मायावती के पक्ष में गए। मायावती के तर्क थे, कांशीराम को परिवार वालों से मिलने पर पुरानी यादें ताजा होंगी और दूसरा आघात लग सकता है। उधर दलबारा सिंह का आरोप था कि मायावती ने उन्हें झूठा दिलासा दिया कि जैसे ही डॉक्टर मिलने की इजाजत देंगे हम आपको बुला लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि कई बड़े नेता कांशीराम से मिल चुके थे और उन्हें इसकी भनक तक नहीं दी गई। आखिरकार 14 जुलाई 2004 को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए एक न्यायिक रजिस्ट्रार को कांशीराम का बयान लेने भेजा। रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट में लिखा, मैं हुमायूं रोड स्थित मायावती के घर पहुंचा। कांशीराम एक कुर्सी पर बैठे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं उनके बयान लेने के लिए आया हूं। उन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। मैंने पूछा, क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से रह रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ। मैंने पूछा, क्या आप यहाँ खुश हैं? उन्होंने कहा, बहुत खुश। और बस यही जवाब अदालतों के लिए निर्णायक बन गया। दलबारा सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी 3 साल की लड़ाई को एक किताब में दर्ज किया। एक राजनीतिक पार्टी बनाई, बहुजन संघर्ष पार्टी कांशीराम। बसपा के बागी नेताओं के साथ प्रदर्शन किए, लेकिन सब बेकार गया। 9 अक्टूबर 2006 कांशीराम चले गए, लेकिन पीछे एक सवाल छोड़ गए। क्या एक नेता का जीवन उसकी बीमारी के समय सिर्फ राजनीति की संपत्ति बन जाता है, या परिवार का भी कोई हक बचता है? कमेंट करके बताइए और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।